जो आज नजरों से उतरे हैं, कभी इनकी नजर उतारी थी हमने, इतने पसंद थे। आज इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम इतने निचले स्तर पर पहुंच गया है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी इसके खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर हो गए। हर एक एग्जाम की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है कि पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट डिले और वेंडर का फेलियर्स ने पूरा ट्रस्ट तोड़ दिया बच्चे का। यहां मेहनत करने वाला बच्चा अपनी जिंदगी के कोर 4-5 साल बेचारा इसी आस में बर्बाद कर रहा है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और आज के हालात बहुत सालों की चुप्पी का नतीजा है। आप सिस्टम को माफ करते गए और सिस्टम आपके सपनों की हत्या की साजिश हर बार अलग अलग ढंग से करता। टीचर्स जो बेचारा एक समझदारी की आवाज बनता था, अब उन्हें भी मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज सोचिए, मुद्दा नेशनल इशू बन चुका है एसएससी का। सबने इस पे वीडियो बनाई है, बोला है, चाहे वो ध्रुव राठी से लेकर आचार्य प्रशांत तक। मेरी नॉलेज में शायद प्रेमानंद महाराज ही हैं जिनका बोलना रह गया, वरना सबने एसएससी पे बोला, तब जाके नेशनल मुद्दा बना। और तब भी सरकार या आयोग ने चुप्पी तोड़कर कुछ भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जो यूथ देश का भविष्य था बेचारा, उसी की जिंदगी अनसर्टेनिटी और अंधेरों में झोंक दी गई। इसीलिए आवाज बुलंद करना सिर्फ एक चॉइस नहीं है, एक डिमांड है, एक मजबूरी है। और इस बदलाव लाने के पीछे देश का हर युवा, हर शिक्षक आपके साथ खड़ा है। आपको याद होगा, एसएससी सीजीएल 2017 के बाद, सीबीआई जांच के बाद लगा था कि बहुत कुछ सुधर जाएगा, और उसके बाद भी लगे रहे कि किस तरह बच्चों के हक को ये लोग मारते रहे, अलग अलग तरीके अपनाते रहे। बच्चे ने 2-3 साल बर्दाश्त किया, उसको समझने में वक्त लग गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। 2023 में जब अति हुई तो वो बेचारा कोर्ट चला गया और 2 साल से धक्के खा रहा है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला, आपने सुना होगा। कल भी हियरिंग थी, बट माननीय न्यायालय नहीं सुन पाए और उनको नेक्स्ट तारीख मिल गई। और आपने ये भी देखा होगा कि कल के ही एक मुद्दे में यह फैसला भी आया कि कुत्तों की जीत, एससी ने पलटा अपना आदेश। मुझे इतना दुख हुआ कि यहां कुत्ते भी जीत रहे हैं और बेचारा एक बेरोजगार कब से धक्के खा रहा है, कभी वो कैट में जा रहा है। आप सोच नहीं सकते कि नंबर ऑफ भर्तियां, कोई कैट में अटकी है, कोई हाई कोर्ट में अटकी है और कोई सुप्रीम कोर्ट में अटकी है, लेकिन सिर्फ धक्का मिल रहा है, नेक्स्ट तारीखें मिल रही हैं। कोई भी इन बच्चों पर दया करने को तैयार नहीं है। जब शाम को एक ऑर्डर रिवर्स किया हाई कोर्ट ने और मीडिया ने ऐसे दिखाना शुरू कर दिया, मन बड़ा बेचैन हो गया है। आज 2024 सीजीएल हाई कोर्ट में उलझा है। सोचिए, सीजीएल 2025 के पहले आज इतना डर बैठ गया बच्चों के बीच में कि उनको लगता है कि एसएससी फेज एक्स के एग्जाम की हालत ये हुई कि खुद इन्हें 59,500 बच्चों का एग्जाम कराना पड़ रहा है। क्या ये बिना गलती के एग्जाम करा रहे हैं? प्री के अंदर इनको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ गया था बिना इनकी गलती के, ये मान लेंगे। और गलती का पैरामीटर या उसकी इंटेंसिटी नहीं नापी जानी चाहिए कि 5.5 लाख बच्चों का एग्जाम कराने का आपको ठेका मिला था और आप 6,000 लोगों का ही 60,000 लोगों का री एग्जाम करवा रहे हो, और तब भी आप कह रहे हो कि आपका सिस्टम फेल नहीं है। ना तो ये सिस्टम का फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, ना इनकी कोई अपोलॉजी है। और अपोलॉजी हो भी जाए तो क्या आपने बच्चों का तो सपना मार दिया ना। री एग्जाम करा के आप सोचते हो आपने सब कुछ ठीक कर दिया। जो 5.5 लाख बच्चे एक बार एग्जाम दे चुके, उनका एफर्ट और स्ट्रेस एक ही चांस में डिसाइड हो गया, लेकिन दोबारा बैठने वाले बच्चे, उनको एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर और एक और अटेम्प्ट मिल रहा है। अब यहां भी बच्चों में लड़ाई है। कुछ कह रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए था ये अटेम्प्ट, उसे नहीं मिलना चाहिए था। जिसको मिला है वो कह रहा है कि मेरा तो एग्जाम पहले ही अच्छा हो गया था, मुझे अब चाहिए ही नहीं है। तो क्या ये अनफेयरनेस नहीं है? क्या ये डिसएडवांटेज नहीं है? और इसके बाद स्टोनी को एग्जाम की स्थिति आपने देखी कि इतनी खराब हो गई कि इनके क्वेश्चंस का स्तर आपको दिखाता हूं, आप देख के सोचेंगे कि ये सब पूछ रहे थे। सोचिए, ये ऐसे दिल में बना के पूछते हैं, दिल बना रहे हैं, इनका अलग मजाक चल रहा है। लगता है इतने प्रेम में डूबे हैं कि दिल बना के पूछते हैं दिल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। कल को पूछेंगे आपके दिल के कितने टुकड़े हुए हैं, और फिर आप वो गाना गा रहे होंगे, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए। ये सब सवाल पूछ रहे हैं। ये सब सवाल पूछते हैं ये कि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया और बी को 800 का फायदा हुआ, तो कुल लाभ कितना है? उत्तर है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, सभी पक्षी जानवर हैं। इलॉजिकल बात कर रहे हैं, सभी पक्षी जानवर हैं इनकी नजर में, जबकि इनसे बड़ा जानवर कोई नहीं है।
और जब इनको पकड़ो तो ये उड़ जाते हैं पक्षी की तरह। और ये बच्चों से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, अब ये कह देंगे इसका उत्तर हम ए देंगे, क्योंकि ये बात सही है, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। तो ये इसका आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में ए सही कर देगा चेयरमैन। वो कहते हैं ये बहुत छोटी गलतियां हैं। इनका कहना है कि हम वो क्यों पूछें जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारा तो काम ही यही है कि तुम्हारी कॉपी से कुछ नहीं आने देंगे, तुम कितना भी पढ़ा लो, हम वो पूछेंगे जो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे उसके लिए हमें ऑप्शन का क्वेश्चन से रिश्ता एकदम खत्म करना पड़े, लेकिन हम कुछ भी पूछेंगे। और ऐसे एक सवाल नहीं है, 14 सवाल इन्होंने गलत किए हैं, 14 सवाल, और अब फिर 100 रुपए से 50 रुपए पे आ रहे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, हमें तो भीख चाहिए, आप 100 नहीं 50 दे दो। या हम 7 सवाल गलत पूछते थे, हम 14 पूछ लेंगे, हमारा तो रेवेन्यू बराबर क्रिएट हो रहा है, हमें तो पैसा जमा करना है, रोड्स बनानी है, और रोड्स बन जाएंगे तो राशन भी तो बांटना है इसी पैसे से, तो पैसा वसूलना बच्चों से जरूरी है। एक बेरोजगार जो इनके पास इस आस से आया था कि उसको नौकरी देंगे, उसको ठगने का इन्होंने जरिया ढूंढ लिया है। कुछ भी अनाप शनाप पूछ रहे हैं। कल को पूछेंगे कि रोहित के पास 500 रुपए हैं, अंजलि ने हल्की सी स्माइल दी, बताइए रोहित के पास कितने रुपए बचे। पेपर के अंदर रोहित और अंजलि दोनों परेशान है कि ना तो मेरे पास 500 रुपए हैं और ना मैंने स्माइल दी है। ये स्थिति है, सोचिए आज एग्जाम सिस्टम की। हमें डूब के मर जाना चाहिए। ये सब बातें चाइना, जापान, यूएस को पता लगेंगी, वो लोग क्या सोचेंगे। हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये इस तरह भारत का, और ये फ्रॉड सिस्टम, मतलब कितनी परीक्षा लेगा बच्चों की और कब तक बच्चा इसे झेलेगा। अरे फटने की भी एक स्थिति है भैया, बच्चा फट चुका है, तभी तो वो सीजीएल एग्जाम के पहले इतना डर गया है, इतना फायर बैठा है कि उसको यकीन ही नहीं है कि तुम ये एग्जाम ठीक तरीके से करा पाओगे। उसको पता है कि ये एग्जाम ठीक तरीके से होगा नहीं, फिर आंदोलन करना पड़ेगा, फिर कोर्ट में अपने आप को लेके जाएंगे और ऐसे ही भटकते रहेंगे। कोई भी एग्जाम ठीक नहीं है। आप रेलवे ग्रुप डी का देख लीजिए, आपने देखा एग्जाम से डीबी तक सब कुछ होने के बाद भी बेचारा बच्चा ज्वाइनिंग के लिए भटक रहा है। सिस्टम जिस भी तरीके से, जिस भी स्टेज पर स्टूडेंट को प्रताड़ित कर सकता है, वो सब कुछ कर रहा है। फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम देने तक, कभी इनकी साइट क्रैश हो जाएगी, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, कभी सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर आपको सेंटर 300 से 500 किलोमीटर दे दिया जाएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको पता चलेगा रिमोट एक्सेस हो गया, चीटिंग रैकेट्स बैठे हुए हैं, सॉल्वर बैठे हुए हैं, इन्विजिलेशन में इतनी खामियां हैं आप सोच नहीं सकते। स्क्राइब और सॉल्वर्स का बड़ा अत्याचार और व्यापार चल रहा है टेलीग्राम पे। आप जब भी कभी टेलीग्राम पे जाके देखिए, वहां बोली लगाई जा रही है स्क्राइब की, सॉल्वर्स की, कि कौन अच्छा एग्जाम सॉल्व कर सकता है। उसके बाद फिर कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी री एग्जाम देना पड़ता है, रिजल्ट की स्टेज आती है तो ये नॉर्मलाइजेशन से खेल जाते हैं, कट ऑफ बहुत हाई हो जाती है, और सिलेक्टेड स्टूडेंट जो होता है उसका रिजल्ट रोक देंगे कि भैया तुम तो विद हेल्ट हो, और जो वाकई में गड़बड़ कर रहा होगा वो नहीं होगा इनसे विद हेल्ट। उसके पास तो 3.5 लाख रुपए हैं, वो तो अपना विद हेल्ट भी क्लियर कर लेता है। और जब बारी ज्वाइनिंग की आती है, डीवी भी हो जाता है, तो ये कहते हैं आपने रेलवे में देखा कि अब हमारे पास वैकेंसी नहीं बची है। सिस्टम हर जगह दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है। जिस एग्जाम को एक मौका होना चाहिए था एक बच्चे को कि कैरियर बना सके, वो स्टूडेंट के लिए सजा बन गया मौके की जगह। ये हालत हो गई है। रिमोट एक्सेस की कहानी आपको बताता हूं। रिमोट एक्सेस एक जमाने में बड़े महंगे बिका करते थे, आज तो रिमोट एक्सेस 1-1 लाख रुपए में बिक रहे हैं। तुम्हें ज्यादा पता है मुझसे, बिक रहे हैं, ये सच्चाई है। रिमोट एक्सेस से आप देखो ना, रुड़की वाले सेंटर पे आपने देखा, आप जिन सेंटर पे सोचते हो ना कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर काम नहीं किया, ये वो सेंटर है जहां पे रिमोट एक्सेस सबसे ज्यादा अटैक होता है। ये वो सेंटर है। आज अगर आप ये सोच रहे हो कि एडीपीटी के आने से रिमोट एक्सेस आया है, पहले नहीं था, तो रिमोट एक्सेस बढ़ा है। टीसीएस के टाइम पे भी था। क्यों था? कि जो सेंटर्स अपने होते हैं टीसीएस के, उस पे उनकी कंट्रोलिंग ज्यादा है, वो कभी नहीं चाहते कि उनका नाम खराब हो। लेकिन वो भी तो सेंटर रेंट आउट कर रहे थे, तो जो सेंटर रेंट आउट वो कर रहे थे उसमें बहुत सारे कॉमन सेंटर वो भी हैं जो अभी भी रेंट आउट हुए हैं, उनका तो अभी भी वही धंधा चल रहा है। सबने पैसा कमाने का जरिया देख लिया। वेंडर बोलेगा हमसे पैसा लो, हमें टेंडर दो। सेंटर बोलेगा हमसे पैसा लो, हमें सेंटर दो। बच्चा बोलेगा हमसे पैसा लो, हमें नौकरी दो। आज लड़ाई पढ़ने वाले बच्चों में नहीं रह गई, आज लड़ाई रह गई है कौन अच्छे सॉल्वर है। अगर 15,000 वैकेंसी होंगी और 28,000 सॉल्वर, तो उनमें ही इतना कंपटीशन है। सोचिए जीएस का पेपर जरा सा मुश्किल आ गया, आप क्या कर पाएंगे? 10 सवाल भी ठीक नहीं कर पाएंगे।
और वहीं जो बच्चा बैठा है उसके पास चैट जीपीटी भी है, गूगल भी है, वो खट 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 कर करके 23-24 लगा देगा। कर पाएंगे आप उससे कंपटीशन? आपने पूरी जीएस पढ़ रखी है, उससे कंपटीशन परमार सर नहीं कर पाएंगे चैट जीपीटी से। ये कहानी है रिमोट एक्सेस की। देखिए, जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है तब आंदोलन शुरू होते हैं। सिस्टम के जुल्म ने एस्पिरेंट को उन हालातों में पहुंचा दिया है जहां आवाज उठाना ही एकमात्र रास्ता रह गया। कब से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और कब से हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, कुछ चीजें ठीक करते हैं, पता चल रहा है जिनसे मिल रहे हैं वो खुद मिल रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा। चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करो, चेयरमैन साहब ये ठीक कर दो, अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप एक तरफ ये भी मानते हैं कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम का एक्सक्यूज दे करके आप एग्जाम यूं ही कराते रहोगे और हर बार यही एक्सक्यूज देते रहोगे। इस बार पता चलेगा सीजीएल में 27 लाख लोगों का एग्जाम है, निकाल लो भाई 10%, 2,70,000 बच्चों का दोबारा से एग्जाम होगा। अब आपको नहीं पता ये कौन बच्चे हैं जिनका दोबारा हो रहा है, क्या पता ऐसे और कितने बच्चे हैं जो इनके साथ में और एग्जाम दे रहे हैं 10,000 लोग। हमें तो सिस्टम की फेयरनेस पे ही शक हो गया है कि कुछ भी फेयर है या नहीं है। और बात ये सिर्फ एसएससी भर की नहीं है, अभी यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें सिर्फ एक चीज मेंशन है, फॉर्म फीस 500 रुपए देनी है और किसी को रिलैक्सेशन है उसको 400 देनी है। पूरे नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, पूछेंगे क्या, कोई मतलब नहीं। एक तरफ नोटिफिकेशन आया, बच्चों ने सरकार को फीस दे दी, इधर कोचिंग आए 4500 वैकेंसी, आओ चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। किस लिए, कब के लिए? उसके बाद पता तक नहीं है एग्जाम कब होगा। एक बेरोजगार का जिस एंगल से जिस तरह से कट सकता है, महिला से लेकर के सिस्टम तक सब काट रहा है। यह हालत है उसकी। रेलवे 7-7 साल में एक एग्जाम की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहा। कभी इनको आईटीआई चाहिए और जब कोई आईटीआई कर ले तो बोलते हैं हमें नॉर्मल दे दो। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इनको कौन चाहिए। ये वो लोग हैं जो बड़ी वाली पसंद कर ली, 3 महीने तक बात करते रहे, बड़ी वाली नहीं छोटी वाली से हमारा विवाह करा दो। इनकी डिमांड बदल जा रही है, अलग इसका है इनका। ये बदतमीज खुद श्योर नहीं है इनको चाहिए क्या। इनको चाहिए बस आप 500 रुपए की फॉर्म फीस लेकर आपको उलझा के रखना। अभी आपने देखा होगा बिहार सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, कई साल बाद आया है, चुनाव आया है, नोटिफिकेशन आया नीतीश बाबू का। तो पहले नोटिफिकेशन आ गया, हंगामा कट गया, नोटिफिकेशन आया, वैकेंसी ऐसे बट रही है वैकेंसी। बच्चे को लग रहा है हम भी ले लेंगे 2-3, बहुत साल से तड़पे बैठे थे। उसके बाद नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है कि फॉर्म फीस ज्यादा थी। अबे तुम एक नोटिफिकेशन निकालते हो, उसके बाद तुम्हें डिसाइड नहीं होता कि फॉर्म फीस ज्यादा है कि कम है। ये तो पहले डिसाइड हो जाता होगा, नोटिफिकेशन कैंसिल होगा। कुल मिला के इनको टाइम बाई करना है। ये ऐसे धीरे धीरे करके बिहार चुनाव निकाल जाएंगे और तुम्हारे हाथ में क्या आएगा, बाबा जी का ठुल्लू। कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। अब ये 10 दिन निकाल देंगे इसी में कि फॉर्म फीस ज्यादा है, फिर थोड़े दिन बाद इनका मन होगा थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं फॉर्म फीस, अच्छा एग्जाम कराएंगे, चले दोबारा कैंसिल कर देते हैं। फिर ये प्री का एग्जाम कराएंगे, प्री का एग्जाम लीक होगा, फिर आप एक आंदोलन करेंगे, उसमें आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, आप टूट जाएंगे, पहले से टूटे थे और टूट जाएंगे। फिर आपके पास ऐसे ही गाने सुनने के लिए रह जाएंगे, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, पूरा भरोसा आपका टूट जाएगा। तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। समझ रहे हैं? पहले इंटरव्यू होते थे, हमारे टाइम पे भी सीजीएल होता था, इंटरव्यू होते थे ताकि जो एग्जाम में नकल करके पहुंच सके उसको पकड़ा जा सके। यह तरीका भी सही होता था। भाई बच्चे ने प्री दिया तो प्री के मार्क्स काउंट होते थे। मान लेते हैं कोई बच्चा प्री में नकल नहीं कर पाया, प्री में नकल कर गया, मेंस में नहीं कर पाया, तो वो इंटरव्यू में पकड़ा जाता था। उसके बाद हुआ कि चलो भाई हम इंटरव्यू खत्म कर देते हैं, बहुत दिक्कत होती है, सरकार को क्या है फालतू खर्चे नहीं करने, इंटरव्यू का लफड़ा क्यों ले, उसके पीछे की मंशा तो कुछ और है। तो इन्होंने कहा हम अब डेस्क्रिप्टिव लेके आएंगे, इन्होंने वो डेस्क्रिप्टिव भी हटा दिया। आज हालत यह है कि डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे लड़के सेलेक्ट होके पहुंच रहे हैं जिनको सिग्नेचर करना ठीक से नहीं आता। अब बस नौकरी कुछ लाखों की कहानी रह गई है। अगर आपके पास वो है तो यू कैन परचेज इट। सब कुछ सुनाता है, ईमान बिक जाता है। आज इनसे बात करो तो ये कह देंगे सब कुछ बिकता है, सब ईमान बिक जाता है, मोहब्बत बिक रही है, कुछ नोटों की कहानी है। एग्जाम कौन सी बड़ी चीज है। एक नोटिस आपने पढ़ा होगा, अभी 2 दिन पहले आया है, अब ये कह रहे हैं कि 45 की जगह सिर्फ अब 21 दिन आपको मिलेंगे, किसी भी नोटिस देकर के ये एग्जाम करा लेंगे। कुछ भी
सरकार ने खुद राज्यसभा में बताया, आप देखेंगे इन्होंने खुद राज्यसभा में बताया कि एसएससी रिड्यूस एग्जाम नोटिस ड्यूरेशन फ्रॉम 45 टू 21 दिन। यानी पहले ये 45 दिन मैंडेटरी था कि 45 दिन पहले आपको बताएंगे कि एग्जाम कब होगा, अब ये 21 दिन पहले बताएंगे। यानी इनको तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है। भाई किसी का धंधा चल निकले तो वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी सामान बेचता है, स्टॉक उसको रखना नहीं है लंबा, फटाफट फटाफट स्टॉक निकालते रहो। भाई आप तैयारी करने का टाइम दोगे, आपको किसी को भी नौकरी देनी है। ये वो बच्चा है ना जो कल को भारत का भविष्य देखेगा, और आप किसी को भी उठा ले रहे हो। इनका कहना है कि रिक्रूटमेंट की पूरी साइकिल पहले 15 से 18 महीने में होती थी, अब हम 6 से 10 महीने की तैयारी में हैं। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराएंगे और बाहर रिमोट एक्सेस करके सॉल्वर बिठवा देंगे, सिंपल है। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑलरेडी हटा चुके हैं, इंटरव्यू भी आज कोई बैरियर नहीं है। जो आप पकड़ लोगे कि कौन सिस्टम में लल्लू आ गया है। पहले एक डोजियर सिस्टम होता था, अब ये कह रहे हैं ई डोजियर ले आएंगे, एक ट्रैकिंग नंबर से सभी दस्तावेज सिक्योर और फास्ट वेरिफिकेशन होगा। 21 दिन में खेल खत्म। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या जल्दी के नाम पर बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है? तेजी की भी अपनी एक सीमा है और फायदे हैं। कल को आप इसे ऐसा बना देना, जैसे कॉलेज में कंपनियां आती हैं साहब, वो सुबह आती हैं, सुबह सुबह आते ही एक एग्जाम लेती हैं रिटन, और शाम में 3 इंटरव्यू के स्टेज होते हैं, और रात तक तो आपकी नौकरी लग जाती है। आप टाई लगा के नाचने लगते हैं और पैक बनाते हैं, आज पार्टी होगी, सिलेक्शन हो गया। ऐसा ही होगा एसएससी में। ये सब कुछ प्राइवेट बंदे को दे देंगे और एक दिन में आपकी नौकरी डिसाइड होगी, सब कुछ एक दिन में। ये कोई तरीका है? आपको हम अपडेट करने के लिए कह रहे हैं, आप उलूल जुलूल अपडेट लेके आ जा रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। आज हम समझते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूपीएससी को आज सब कुछ फेयर चल रहा है। आपको मालूम है, हिंदी माध्यम की कोचिंग बस आईएएस बनने के सपने बेच रही हैं आज, और रिजल्ट हिंदी माध्यम का 2 से 3% भी नहीं है। जरा देखिए, 2020 में 571 बच्चे बैठे थे मेंस में, प्री में तो ऐसा कुछ है नहीं, मेंस में, और सिलेक्शन 10 लोगों का हुआ है, 1 से 2%। 2021 में 486 बैठे थे, 1.5% का हुआ है। 470 बैठे थे, 3.5%। इधर जरूर 2022 में 500 में 5% लोगों का हो गया, 23 में फिर वो 4% आ गया। यानी 2000 से 19-20 में 10 से भी कम चयन है। 2022 में रिकॉर्ड 54 था। कुल चयन में हिंदी मीडियम की हिस्सेदारी सिर्फ 3 से 5% है, बाकी 90-95% इंग्लिश मीडियम की है। और एक तरफ हम क्या कहते हैं, एक तरफ आप देखिए जरा मोदी साहब का ट्वीट, मेरे सभी परिजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहे। ये कमाल की मजबूती है, बताइए। मैं बता दूं, हमारी हिंदी की बिंदी भी बोलती है, इंग्लिश के तो अक्षर भी साइलेंट हो जाते हैं बहुत। ये ताकत है हमारी हिंदी में। और अब आप सोचेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये अजीबोगरीब चीज पूछ रहे हैं। देखना इस सवाल को, यूपीएससी के एसए पेपर 2021 में, द रियल इज रेशनल और द रेशनल इज रियल। यहां ये रेशनल का मतलब बता रहे हैं यथार्थ, और यहां पे क्या कह रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी। यहां पे रियलिटी का मतलब बता रहे हैं यथार्थ। इनको खुद नहीं पता कि यथार्थ है क्या। कहीं ये प्रश्न में रियलिटी को यथार्थ कहते हैं, सेम जगह ये रेशनल को यथार्थ कहते हैं, जबकि रेशनल तर्क संगत होता है। और एक गलती नहीं है ऐसी इनकी, 2021 में भी की इन्होंने, 18 में भी की, 22 में भी की। अनएक्नॉलेज्ड का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। अगर कोई चीज अनएक्नॉलेज्ड है, इसका मतलब वो स्वीकृत नहीं हुई, अस्वीकृत होना चाहिए। लेकिन ये अनएक्नॉलेज्ड को क्या लिख रहे हैं, अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड। और ऐसी एक गलती नहीं है, तमाम गलती है इनकी। परसेशन को धारणा लिख रहे हैं, जबकि इसका मतलब मनाना होता है। एक जगह इनका अर्थ बदल जाता है। सहानुभूति को ये इंपैथी कह रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि इंपैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है, क्योंकि इनकी सिंपैथी बच्चों के लिए बची ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हो नहीं रही। वो मुझे बात याद आती है श्री कृष्ण की कि चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। और अब तक हम लोगों ने अपराध किया है जो इन सब चीजों पे आवाज नहीं उठाई। फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, और क्यों बच्चा बीए कर रहा है हिंदी में? मना कर देना चाहिए। क्या हिंदी जानने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा हो सकता है, और कोई आदमी जिला नहीं चला सकता हिंदी जानने वाला? देख लो आप, 1-2% लोगों का मुश्किल से हो रहा है। यह हालत है हिंदी मीडियम की।
बहुत दुख होता है यही सब चीजें देख करके। तब आज लगता है कि आवाज क्यों ना उठाई जाए। तो ये जो आंदोलन है ये सिर्फ एसएससी का नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ रेलवे का नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ यूपीएसआई का नहीं है, ये स्टेट एग्जाम का नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ यूपीएससी का नहीं है, ये आंदोलन हर एक उस चीज के लिए है जहां विद्यार्थी के एस्पिरेंट के साथ गलत हो रहा है। सोचिए आज लाखों युवा अपनी जवानी को किताबों को सौंप देता है। सुबह सुबह जगना हो, रात का सन्नाटा हो, बस एक ही सपना है कि यार माँ बाप का फिर हम भी गर्व से ऊंचा करेंगे। और बदले में क्या मिलता है उसको कि रिजल्ट ही महीनों से लटका हुआ है। कभी पेपर लीक मेहनत को मिट्टी में मिला रहा है, या मशीन की गड़बड़ियां जिंदगी रोक दे रही हैं। यह अन्याय नहीं तो क्या है। और कब तक आप एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को तिजोरी में बंद करके रखोगे भाई? कब तक? और कब तक ये माँ बाप की आंखों के जो सपने हैं वो बोझ की तरह रहेंगे, बार बार उन्हें तोड़ा जा रहा है? कब तक बच्चे की मेहनत और ये माँ बाप की कुर्बानियां मजाक बन के रह जाएंगी? क्या पढ़ाई सिर्फ एक बच्चा धोखा खाने के लिए कर रहा है? मैं बताना चाहता हूं 31 जुलाई को शिक्षकों की आवाज ने देश को हिलाया था, नेशनल मुद्दा बना था। और अब बारी है कि 24 अगस्त को रामलीला मैदान से आप बच्चों की आवाज इस सिस्टम को तमाचा मारेगी। ये लड़ाई हर एक छात्र की है, हर उस एक बेरोजगार की है जो सालों से इंतजार कर रहा है, दर्द झेल रहा है, जख्म झेल रहा है। आप उस बच्चे को कितना तोड़ दोगे, उसके बाद उसको कोई जीत भी अच्छी नहीं लगेगी। आज क्या इनका ठीक चल रहा है? आप रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, सब कुछ सवालों के घेरे में, और रेल मंत्री एकदम चुप बैठे हैं। रेलवे बोर्ड से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि छात्र सिर्फ आवाज उठाएगा, उससे बोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जानते हैं कि 400-500 रुपए फीस लेकर परीक्षा टाल दो, क्या ही होगा इससे? बच्चा बर्दाश्त करता रहेगा, उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी का कितना फायदा उठाओगे भाई? 50% से ज्यादा बच्चा तो फॉर्म भर के पीछे हट जाता है जब सालों साल एग्जाम नहीं होता। कोई डिलीवरी बॉय बन जाता है, कोई जो है रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगता है। क्या करे, मजबूर है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे हो? ये दर्द कौन महसूस कर सकता है? वो जो लाख 1.5 लाख का सूट रोज बदल रहे हैं, उनको ये दर्द समझ में आएगा। जिन्होंने अपनी विदेशी यात्राओं में 350-400 करोड़ खर्च कर दिए, उनको ये दर्द समझ आएगा। उनको सिर्फ कहानियां बनानी आती है, उनको सिर्फ सम्मोहित करना आता है, उनको सिर्फ आपसे वोट ठगना आता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। आज बता दीजिए, आज बिहार में भी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, कितने लोग जाके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने लोग जाके रैली में आवाज उठा रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम री एग्जाम क्यों नहीं हुआ था इतना खराब होने के बाद? अगर आपने आज भी आवाज नहीं उठाई तो कल को आपके साथ कोई और भी आके खड़ा नहीं होगा। हम तो अंतिम सांस तक आपके साथ खड़े रहेंगे, आप गलत हैं सही हैं, आप साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हमारा तो मन दुखी होगा, हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाना हमें, कि हम मीडिया की भी सुने, हम लोगों की भी सुने कि अरे ये पढ़ा रहे हैं, इनको तो पढ़ाना है। आज चेयरमैन तो डायरेक्ट हम पे आरोप लगा देता है, आज मिनिस्टर तो हम पे डायरेक्ट आरोप लगा देते हैं कि आपको पढ़िए, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़िए, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ तो आपको रही है, महसूस कर रहे हैं हम तो। ऐसा लगने लगा है कि परीक्षा अब रोजगार का रास्ता रहा ही नहीं है, सिर्फ सरकार की कमाई का जरिया है। आप सोच पा रहे हो कि सरकार इतनी कठोर और इतनी संवेदनहीन कैसे हो गई है कि उन्हें विरोध से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है जनता भूल जाती है, फिर से वो सरकार बनाएंगे बिहार में। आप तमाम ट्विटर पे ट्रेंड करा लो, फिर कोई नया इशू आ जाएगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके ट्वीट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। परसों सब भूलकर फिर वही लोग आपको धर्म को बचाने की दौड़ में लग जाएंगे। और यही भूलने की आदत सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बन गई है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि सत्ता को वोट की गारंटी मिल चुकी है। उन्हें पता है जाति धर्म प्रचार की चाशनी में लपेटकर जनता को हम हर बार गुमराह कर लेंगे। मुद्दों की जगह चेहरा बिकता रहेगा, पीआर के दम पर हम पीएम सीएम बनते रहेंगे और विरोध बस एक नाटक बन के रह जाएगा। और वही हो रहा है। इसलिए सरकारें सिर्फ सत्ता चला रही हैं, देश चलाने की किसी को नहीं पड़ी। उन्हें पता है कि आपके विरोध को दबाने की भी जरूरत नहीं है, इग्नोर कर देंगे, काफी है। अरे सरकारी नौकरी का मतलब देश को सेवा देना था, सिस्टम के भीतर से बदलने की कोशिश करना था। पुलिस, रेलवे, टीचिंग, एसएससी, यूपीएससी, ये सिर्फ नौकरियां नहीं थी, ये एक अच्छे गवर्नेंस का सीधा हिस्सा था कि सरकारें अच्छे से काम करेंगी, और उसी को भेज डाला। आज ग्रुप डी एमटीएस में ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सरकार ने 8-8 हजार रुपए में कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रख लिए। तो सिलेक्शन के बाद भी आपको कह दिया जा रहा है अभी जगह नहीं है, पैसा बचा ही नहीं है सरकार के पास। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 10 साल बाद बात करेंगे कि आगे आने वाले 10 साल के बाद सरकार के पास पुलिस और मुश्किल से टीचरों को देने के अलावा पैसा बचेगा ही नहीं।
फेल हो गई है सरकार। दुख होता है जब आज सरकारी विभाग भी सिर्फ सरकारों को बचाने में लगे हैं। दुख की बात तो यह है, जिन्हें देश चलाना था वो आज हम पे लाठियां बरसाते हैं। जो आज सरकारों के इशारों पे काम कर रहे हैं वो ये तक नहीं कह पा रहे कि टीचरों ने हमें पढ़ा के भेजा है, हम इन पे लाठी चार्ज नहीं करेंगे। या नौकरी कोई चाहत की बात नहीं थी, जरूरत का मसला था, घर चलाना था, बहन की शादी करनी थी, भाई को बाहर पढ़ाने भेजना था, माँ बाप का इलाज कराना था। अपनी आंखों के सामने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहे हैं। पिताजी ने एक फ्लैट ले लिया था, एक घर लिया था, उसकी ईएमआई तक नहीं चुका पा रहे हैं। आज सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी लग्जरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए बेसिक जरूरत है। और क्यों नहीं होगी? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है काम क्रिएट करना? ना प्राइवेट में है ना सरकार में, होगा क्या? आज लड़ाई सत्ता पलटने की नहीं है, सिर्फ सत्ता को जगाने की है। हम उस सरकार को झकझोर देना चाहते हैं जिसको हमने 12 साल दिए, वक्त दिया, अपना भरोसा दिया और पूर्ण बहुमत भी दिया 2 बार। और ये वो सरकार जिसने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, इसने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, और हमने भरोसा भी किया था कि सिस्टम बदलेगा। लेकिन आज जब लाखों छात्र बेरोजगार है, सड़क पे लाठियां खा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इतना अत्याचार सह रहा है, तब कहां गए वो लोग जिन्होंने हमें देश का चौकीदार समझा था, जिनको हमने कमाल की चौकीदारी की साहब आपने, कि कुछ छोड़ा ही नहीं। आज वो लगता है ऐसे कि इस तरीके से बर्बाद किया है तूने, रहा भी कुछ नहीं, गया भी कुछ नहीं। मैं तो ये सोचता हूं कि अगले 10 साल में देश के पास 9-10 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे, जो ना स्टूडेंट होंगे ना कर्मचारी होंगे, सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड बुढ़े आदमी होंगे। उसी के लिए तो सरकार ला रही है, अब टिकटॉक ले आई। आप नाचो गाओ एंजॉय करो भैया, गेमिंग ऐप बंद करेंगे तो टिकटॉक दे देंगे, आप उसमें बिजी रहो। और आपको लग भी रहा होगा लोग बिजी हैं। एक टाइम पे निर्भया हत्याकांड हुआ था, पूरा देश सड़कों पे था, कैंडल मार्च निकल रहा था, गलत हुआ है गलत हुआ है। आज युवा इतना बिजी है 2 GB डेटा में, उसको फर्क नहीं पड़ता। आज वो मनीषा हत्याकांड हुआ, आप आज जाकर के ट्विटर पे पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट खोल लेना कि कितने लोगों ने उस पर लिखा है और कितने नेताओं ने उस पर लिखा है। क्या करेगा ये यूथ जिसको आप बेरोजगार करके छोड़ दोगे? या तो अपराध की तरफ मुड़ेगा या अंदर से टूट के बेचारा लेबर बन जाएगा। यही होगा। देखिए, हम शांति से सिर्फ सवाल पूछेंगे, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें कोई बहस नहीं करनी। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं कि इस देश की सरकार का ध्यान इन युवाओं की तरफ क्यों नहीं है, उन छात्रों की तरफ क्यों नहीं है जो नौकरी की उम्र पार कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ क्यों सरकार का ध्यान नहीं है जो बेचारे कुछ सपने लेकर के, कोई दिल्ली आया था, पटना आया था और यहां हर महीने कोई ना कोई परीक्षा रद्द हो रही है, रिजल्ट गड़बड़ियों में, अलग से भर्ती अटकी पड़ी है। बेचारा बच्चा मानसिक तनाव में, बच्चे को छोड़िए उसके घर वाले टूट चुके। कौन जिम्मेदार है? कब सुधार होगा? क्या ये देश हम सबका नहीं है? क्या सवाल करना हमारा अधिकार नहीं है? किस दिशा में देश चला गया, इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती। आज मैं बहुत हताश हूं, बहुत सदमे में हूं जब मैं ये सब सोचता हूं, ये सब देखता हूं कि आज किस तरीके से बच्चों के सपने बेचे जा रहे हैं। सरकार से लेके आयोग से लेके वेंडर सब सिर्फ कारोबार में लगे हैं, और यहां कारोबार उस बंदे से किया जा रहा है, उस बच्चे से किया जा रहा है जो खुद यहां 2 पैसे की आस लेके आया था। क्या किया आपने उसके साथ? आपने सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ा, घर परिवार सब कुछ तोड़ दिया है। बहुत दुख के साथ मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि कल 24 तारीख है और कल आप सब लोग रामलीला मैदान में पहुंच करके अपने इस दुख और दर्द को बयां करें। मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूं, आपके साथ कभी भी गलत हुआ है, आपको लगता है आगे आने वाले वक्त में आपके साथ गलत होगा, तो आप सबको ये साथ देना चाहिए, सबको ये साथ देना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक जो दूर से नहीं आ सकते, मैं उनसे गुजारिश करता हूं आप मत आइए, आप इनफैक्ट पढ़ाना जारी रखिए। यहां पे बस अपने बच्चे भेजिए, वो बच्चा यहां मोबाइल खोल के भी आपसे पढ़ता रहेगा। अगर किसी को पढ़ना है, किसी को पेपर का डर है, तो हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि इससे काम कराएंगे, यहां वो यहां बैठ के भी पढ़ता रहेगा, वो क्या याद करता रहेगा। आप कोई अपना छोटा सा गुटका, कोई छोटी सी किताब, अपना मोबाइल फोन और उसके साथ पावर बैंक ले आइए और पढ़ते रहिए। तो जो शिक्षक नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन बच्चों का है, बच्चों को दिखाना है कि हमारी आवाज इतनी दमदार है। लास्ट टाइम डीओपीटी मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि बच्चे कहां हैं जिनको दिक्कत है, तो मैं ये चाहता हूं उनको ये जवाब मिलना चाहिए कि बच्चे ये हैं जिनको दिक्कत है। क्योंकि टीचरों को वो जिस नजर से देखते हैं, उनको लगता है ये तो टीचर आंदोलन कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है। तो ये आंदोलन एकदम टीचरों का नहीं है, ये आंदोलन बच्चों का है।
हर एक बच्चा जो पीड़ित रहा है या जिसको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में उसको मुश्किल होगी, तो प्लीज इसको जुड़िए आप इससे। और ये आंदोलन की जो नींव है जिन बच्चों ने और शिक्षकों ने रख के मिली है, आपको पता ही होगा कि वो 2 बच्चे हैं, राम है, एक और बच्चा है, और उनके साथ शिक्षक हैं आदित्य रंजन सर, जो इस चीज को पूरा मैनेज कर रहे हैं। हर एक चीज को उद्देश्य सबका एक ही है कि बच्चों के हित सुरक्षित किए जाएं। मैंने हमेशा दिल से लड़ाई की, आप सबको कुछ दिन पहले आके कहा भी था कि अब सब अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब मुझे कहा गया कि आप भी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, तो मैं सबसे पहले पहुंचा कि हां, मैं हर एक लड़ाई का हिस्सा हूं। मैं इस लड़ाई को और भी तरीकों से भी लड़ रहा हूं, और वो भी जैसी सफलता मिलेगी तो आपके सामने खोलूंगा। हम PIL लगा रहे हैं, और एक नहीं 2 PIL लगा रहे हैं, सिर्फ इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। और इस बार हम आप सबकी कृपा से, भगवान ने इस लायक बनाया है, तो वकील भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम टॉप एंड लेके जाएंगे। देखिए, आदमी को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसकी उम्र बढ़ रही होती है, लेकिन अपने जीवन में कोई असली तरक्की नहीं देख पाता। इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। आपने बहुत सारे, आप में से आपके पिताजी को इस हालातों में देखा होगा, लेकिन उनके पास मजबूरियां थी। आपके पास तो वो नहीं, आपको तो आपके माँ बाप ने पढ़ाया, कई साल दिए, और उसके बाद ये हालात है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक भेजिएगा, शेयर करिएगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी रामलीला मैदान में। मैं शिक्षकों को फिर से कहूंगा कि आप एकदम इस बात का प्रेशर ना लें कि आप आए, जो शिक्षक आसपास के हैं वो काफी हैं, क्योंकि ये सब भी पीछे से हर एक चीज मैनेज करने के लिए हैं। क्योंकि सरकारें भी ये चाहती है ना बच्चा करे, बच्चा समर्थ नहीं है, ना फाइनेंशियली समर्थ है और ना उसके पास हिम्मत है। उसको हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी चाहिए अपने शिक्षकों से, ताकि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। तो आप सबसे ये गुजारिश है, बच्चों से ये गुजारिश है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आप आएं और ये आवाज बुलंद करें, और देखते हैं कि क्या होता है। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो और सब कुछ रिजल्ट निकले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें। मैंने फिर से एक बात कहूंगा, मैं अपनी लड़ाई, यही लड़ाई को अपने अंदाज में भी लड़ रहा हूं। उम्मीद है कि किसी ना किसी रास्ते से सफलता निकले। कहते हैं ना कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो बस यही कोशिश है कि रास्ता निकले, क्योंकि देखिए, जिंदगी में कुछ हार ऐसी हो जाती है ना कि उसके बाद जीतने के मतलब खत्म हो जाते हैं। आप जिंदगी में कभी जीतना ही नहीं चाहोगे। तो मैं आपको उतना टूटते हुए नहीं देख सकता कि आपके हालात वो हो जाए। जो उम्मीदें आपने रखी थी सिस्टम से, उन पे सिस्टम खरा उतर पाए। ऐसा ना हो कि आपको उम्मीदों के बदले घाव दे दिए जाएं जो कभी भरे ही ना। धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, और हमेशा की तरह मैं आप सबके साथ था, हूं, और अंतिम सांस तक आपकी ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। और पढ़ाई भी करनी है, जब जब मुझे वक्त मिलेगा मैं पढ़ाऊंगा, तब तब आपको वक्त मिलेगा, आपको पढ़ना है, पढ़ते रहना है। आप वहां भी रहेंगे तो वक्त बर्बाद नहीं करना है, पढ़ते रहना। आप अपने मोबाइल में कुछ कुछ देखते रहेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कोई हा उल्ला नहीं करना है, कोई नारेबाजी नहीं करनी है। देयर विल बी नो नौटंकी। बहुत सिंपल तरीके से हमें बस ये दिखाना है कि आज इतने हजार युवा दर्द लेकर के यहाँ रामलीला ग्राउंड में बैठा हुआ है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।